माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ व्यास पर बैठे स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि आप मंच पर आसन ग्रहण करें। साथ ही साथ माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, delegates, representatives of press and media, ladies and gentlemen, it is a great honor for me to welcome all of you to Patna, who have accepted our invitation to assemble at this international conference on incessant Ganga here in Ganga, as evident, is the master drain and lifeline of northern India. The flow of river Ganga has begun to a great extent by the ever-increasing demand for irrigation. At the end of this two-day conference of 25th and 26th February 2017, we will have a better roadmap for incessant and pure flow of river Ganga. Besides need for maintaining characteristic flow of river Ganga for flora and fauna, identification of river हमारे सम्मानित अतिथिगण तक पहुंचाने की मेरा आशय है। बुक के प्रेजेंटेशंस की ओर सबसे पहला पुष्पगुच्छ हम भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को, और उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार सिंह। बहुत बहुत आभार कर रहे हैं श्रीमती वंदना शिवाजी को, और आपको पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं श्री इंदुभूषण। अगला पुष्पगुच्छ हम भेंट कर रहे हैं श्री करने का मैं आग्रह कर रही हूँ श्री रविंद्र शंकर जी को। अगला पुष्पगुच्छ हम भेंट कर रहे हैं श्री भारत झुंझुनू। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर इस अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का शुभारंभ अपने घर कमरों से करें। साथ ही साथ सभी अतिथिगण से भी हमारा आग्रह है कि निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन है, आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर दीप स्टैंड हो। गंगा की अविरलता के ऊपर आधारित है। इस पर 2 दिनों तक लगातार गहन चिंतन, सोच विचार, कई तरह की बातें सामने निकल कर आएंगी और इसे गंगा की अविरलता एक गंभीर विषय है। और दीप प्रज्वलित माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से एक बार जोरदार ताली। इस दिने की रोशनी में सूरज को ढाला जाएगा, देख लेना दूर तक इसका उजाला जाएगा। आप सब देख रहे हैं हमारे सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। एक एक कर बारी बारी से शुभ शुरुआत, शुभ संकेत। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 6 टेक्निकल सेशंस 2 दिनों में चलेंगे, जिसमें आप सब अपनी राय देंगे, डिस्कशन होगा, कंक्लूजन होगा और फिर कुछ बातें बाहर निकल कर आएंगी। हम अपने सभी अतिथिगण के प्रति आभार प्रकट करते हैं और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि जल संसाधन विभाग की ओर से तैयार सुवेनियर जो कि ये गए हैं, तो ये बहुत ही एक यादगार सबके लिए रहेगा। यह सुवेनियर जल संसाधन विभाग की ओर से तैयार किया गया है। सुवेनियर को माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से साथ ही साथ हमारे अन्य गणमान्य अतिथिगण विमोचित करते हुए इस सुवेनियर को अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई हमारे अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जिन्होंने इस शिद्दत से इस ज़रूरत को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा। और आज यह 2 दिवसीय सेमिनार हम सबके सामने है और इसी विषय पर मंथन करने हेतु देश विदेश से हमारे बीच यहाँ
विशेषज्ञ हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस की दीप प्रज्वलन के साथ ही शुभोद्घाटना हो चुकी है। सो अब कॉन्फ्रेंस की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले आमंत्रित करते हैं हमारे A small presentation is prepared by me, the subject of which is incessant Ganga. You know that India is crisscrossed by many rivers, and Ganga river basin starts from Himalayan reaches and then it ultimately and Palan Pass. Patliputra was a seat of learning and fine arts. The modern city of Patna is situated on the southern bank of river Ganges. The city also straddles rivers Son, Gandak and Punjab. The Buddhist, Hindu and Jain pilgrimage centers of Vaishali, Nalanda, Bodh Gaya and Pawapuri are nearby. Patna city is also a sacred city for Sikhs. माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी, बहन वंदना शिवाजी, भाई राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर झुनझुनवाला जी, प्रोफेसर जयंत उपाध्याय जी, बहनों भाइयों और पत्रकार बंधुओं, गंगा के पावन तट पर पाटलिपुत्र जैसे ऐतिहासिक स्थान में गंगा की अविरलता पर आयोजित इस संगोष्ठी के निमित्त देश के विभिन्न भागों से और बिहार प्रदेश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, विधानसभा और विधान परिषद के सम्मानित सदस्यगणों के बीच में आने का और अपने अनुभवों के आधार पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त होना मेरे लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। और इसके लिए मैं आयोजकों का और मुख्य रूप से जल संसाधन विभाग का हृदय से आभारी हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस धरती पर हम रहते हैं उसके प्रति विचार न करना और जो विचारा जाता है उसको व्यवहार में न उतारना आज के आदमी की आदत नहीं रह गई है और यहीं से समस्या पैदा होती है। हमारे पूर्वज इसके प्रति लापरवाह नहीं थे और वो प्रकृति के जो विभिन्न घटक हैं उनके प्रति उनका सामंजस्य बना रहता था और प्रकृति के जो जल, जंगल, जमीन जैसे जो घटक हैं उनके संरक्षण, संवर्धन और युक्ति युक्त उपयोग का वो देशज तरीके से उसके अनुरूप सामंजस्य बनाए रखते थे। लेकिन कुछ विशिष्टताएं भी इस युग की है क्योंकि हमारी पीढ़ी में जो ये गड़बड़ चल रही है उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी हैं और प्रकृति के को की अनदेखी और प्रकृति के साथ जो दुर्व्यवहार हम कर रहे हैं उसके कारण न केवल मनुष्य अपितु पूरे प्राणी अपितु जो दुर्व्यवहार हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं उसके कारण मनुष्य और पूरे प्राणी समुदाय के अस्तित्व पर एक तरफ से प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भाई राजेंद्र सिंह जी जो एक तरफ से जल संनीति के लिए समर्पित है, उन्होंने पिछले सप्ताह कहा कि साहब पटना में इस प्रकार का एक गंगा की अविरलता पर आयोजन हो रहा है। तो मैंने उनको बहुत संकोच किया, तो बहुत दूर रहता हूँ उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास अलखनंदा जो गंगा की मुख्य धारा है उसके किनारे एक गाँव है छोटा सा। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मैं बताऊँगा आपको, लेकिन इन्होंने उसके तुरंत बाद एक बात और कही। इन्होंने कहा कि मन से
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने नीतीश कुमार जी का नाम लिया तो इस ऊर्जावान व्यक्ति के प्रति मेरे मन में तो बहुत सम्मान और गौरव है। वो इसलिए, एक तो जो घटना अभी कुछ दिन पहले हुई जमीन के आदमी की बात, जो शराबबंदी का कार्यक्रम, जिनके आवाज़ होती है, इस प्रकार से जिसका हमारे भविष्य की पीढ़ी पर भी, यदि शराब की दुकान जगह जगह खुलेगी तो एक नया शिक्षण स्कूल के विद्यार्थियों को, उन्होंने जो मेरे, उससे मैं और मेरे जैसे कई अन्य साथियों का बहुत उस दृश्य देखते थे। तो मैंने कहा यदि वो आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई जो कुछ विचारा जाता है, आजकल चर्चा चिंतन तो बहुत चल रहा है, लेकिन इसको व्यवहार में उतारने में किसी की वो होती नहीं। जब उन्होंने मन वाली बात कही, यद्यपि मेरे लिए तो बिहार और ये पटना एक तरफ से तीर्थ स्थान जैसा। मैं 1956 में जयप्रकाश नारायण जी बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे। मैं छोटी मोटी नौकरी करता था, उसके विचारों से प्रभावित होकर के उसमें युवा हृदय सम्राट कहते थे उनको, नौकरी छोड़ी, सामाजिक कार्य में के साथ जुड़े और 1968 में पूरे हिमालय के संरक्षण के बारे में वो 3 दिन तक जो आपने कहा दसोली ग्राम स्वराज मंडल गोपेश्वर में जयप्रकाश जी यहाँ से ध्वजा प्रसाद साहू और 50 लोग गोपेश्वर में एकत्रित हुए। और उससे हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने कहा कि साहब मुझे 1920-21 की जैसी याद आ रही है, तो उससे हमारा सावर्धन हुआ। और 1969 में आपने सुना होगा मुजफ्फरपुर में जब वो 6 महीने तक बैठे थे, क्योंकि वो आराम करने के लिए जोशीमठ गोपेश्वर में आ रहे थे, तो यहाँ से एक तार गया के साथ नक्सल वालों ने उन्हें एक सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष को कहा कि हम गोली मार दी। तो जयप्रकाश जी पौड़ी तक पहुँचे थे, मैं उनके साथ में था। उनके आंसू आए कि मैं 1 महीने तक आराम करूं, और मेरे साथी मुजफ्फरपुर के किसी एक ब्लॉक में वो होंगे। तो उन्होंने तत्काल का प्रभावती जी ने कहा कि चंडी भाई तुम इनको समझाओ, और वो प्रभाव उसमें नहीं आया, अब सीधे वापस हरिद्वार से ट्रेन में बैठे। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि 1970 में अलकनंदा में प्रलयकारी बाढ़ आई और बिहार रिलीफ कमेटी से पहली बार उन्होंने 10,000 रुपये का टोकन वहाँ पर उत्तराखंड के लोगों के पुनर्वास के लिए भेजा। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए तो ये श्रद्धा का स्थान है, और समय समय पर मुझे पिछले दिनों एक बार आज से 20 साल पहले गंगा के किनारे किनारे बनारस से गाजीपुर बलिया छपरा होते हुए नया गांव सारण इत्यादि होते हुए पटना तक पैदल यात्रा करने का मौका मिला। इसी प्रकार जो चंपारण बूढ़ी गंडक और जब 2008 में आपकी कोसी बैराज के कारण यहाँ के 8 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, तो 1 महीने बाद वहाँ भी भाई कलानंद मणि के साथ में उस इलाके में यात्रा पर गया था। तो तब देखा 1 महीने बाद भी खेत खलिहानों में पानी जमा हुआ, और मैंने कहा कि ये कहाँ से आ गया। मैंने जो भीमनगर में सप्तहरी जिले में नेपाल के ये बैराज में सीट भर गई है, ये पानी कहाँ से आ गया। तो एकदम से जब जैसे ही नक्शा खोला तो उसके बाद सीधा हिमालय लग गया। तो हिमालय का और गंगा का जो संबंध है एक तरफ से वो समझ में आया। गंगा और हिमालय को हमारी संस्कृति और मनीषा के केंद्र में रखा गया है, जो हमारी सामाजिकता का पोषक है, और उससे पहले वह हमारी प्रकृति का भी पोषक रही है। हमारी देश की जो समृद्धि है वो हिमालय पर और गंगा पर निर्भर है। एक पक्ष तो यह है कि हम उसको पवित्र मानते हैं, हमारे पुरखे ऊपर चले जाएंगे, लेकिन दूसरा पक्ष जैसे गंगा को एक तरफ कुछ लोग कहते हैं पतित पावनी, और उससे पहले वो जीवनदायिनी भी है। उसके साथ गंगा के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम गंगा को और हिमालय को, क्योंकि गंगा में जो ये गड़बड़ी हो रही है उसका
उसको देखने से पहले हमको हिमालय को समझना चाहिए। हिमालय जो 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, 250 और 300-400 किलोमीटर अलग अलग स्थान पर चौड़ाई में फैला हुआ है। और हिमालय को जो भूवैज्ञानिक है यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि आज भी हिमालय ऊपर उठ रहा है, तिब्बत को पीछे धकेल रहा है। ये सबसे युवा पहाड़ है और अत्यंत संवेदनशील है। लेकिन इसका जो लौकिक पक्ष है वो आज भी एक तरफ से समझ लीजिए कि इसमें हमारे देश की तीन नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस, वो यहाँ से उद्गमित होती हैं। हिमालय में कोई गड़बड़ी होती है तो इन तीन नदियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी इन तीन नदियों में जो जल राशि है वो 43% है। इन तीनों का जो बेसिन है वो 43% है। जल राशि इसमें प्रवाहमान और भूमिगत जल राशि इन तीनों नदियों में 63% है। और इनके अंतर्गत जैसे गंगा का यदि हम वर्णन करते हैं तो गंगा का जो बेसिन है वो 26% बेसिन है और इसके अंतर्गत 11 राज्य हैं। और जो सीधे सीधे गंगा के साथ जुड़े हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, बाकी तो जो यमुना का हुआ है या पुनपुन, सोन, ये अलग से हुआ है। लेकिन ये जैसे ये गंगा नदी है, गंगा का जो बेसिन, गंगा जहाँ से होती है गंगोत्री से और दूसरा अलकापुरी बांध होते हैं। दो धाराएं मुख्य रूप से गंगा की है, एक तो गोमुख से उद्गमित होती है, दूसरा अलकापुरी बांध गढ़वाली में ग्लेशियर को कहते हैं, जो सतोपंथ ग्लेशियर और भगीरथ खड्ड ग्लेशियर से उद्गमित होती है। देवप्रयाग के पास ये दोनों जुड़ जाती है। ये गंगा में जो हमारा एक तो गढ़वाल से ये दो धाराएं निकलती है, लेकिन इधर कुमाऊं में रामगंगा है, गौरी गंगा है, धोली गंगा है, जो आगे चल करके शारदा फिर घाघरा में। लेकिन आप देखेंगे इसमें करीब 4 दर्जन के करीब जो धाराएं हैं वो नेपाल हिमालय से आकर के घाघरा में, गंडक में और कोसी में उद्गमित समाहित हो जाती है। यदि नेपाल हिमालय में कोई गड़बड़ी होती है, जैसे पिछले साल 25 अप्रैल को वहाँ पर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने से वहाँ की धारा में जगह जगह भूस्खलन इत्यादि हुआ होगा, अतिवृष्टि आएगी तो वहाँ की नदियाँ बौखलाएंगी, तो उसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर पड़ेगा, घाघरा पर पड़ेगा, कोसी पर पड़ेगा, गंडक पर पड़ेगा। तो लगभग ये यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ से उद्गमित होती है आगरा। ये गोमुख है जहाँ से भगीरथी उद्गमित होती है, गोमुख से आगे। ये अलकापुरी बांध बद्रीनाथ से आगे से, तो इस प्रकार से ये गंगा ऊपर से बिल्कुल शांत भोली वाली आती है। और इधर के वर्षों में इनमें मानवीय गड़बड़ियाँ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और जिसके कारण के लिए यह पीने के पानी का मुख्य वो है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, सिंचाई व्यवस्था, उद्योग इत्यादि, और इसके अलावा परिवहन का भी ये जो छोटी छोटी नावें इत्यादि चलती है इसका। इसलिए यदि हमको गंगा, ये तो मंदाकिनी का चित्र है जहाँ पर गंगा वो मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है आगे। ये देवप्रयाग है जहाँ से भगीरथी और अलकनंदा का संगम है, यहाँ से ये गंगा कहलाती है अगला। इसी प्रकार ये अगला ये नॉर्थ ईस्ट जो ब्रह्मपुत्र है, जो बहुत जानकारी नदी है, उसका विषय अगला। ये
स्वांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, जो चीन से आती है, 1700 किलोमीटर यात्रा करती है, फिर अपने यहाँ सियान कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में। और आज वो ये ब्रह्मपुत्र है जो हिमालय से ही उद्गमित होती है, और वो आज पूरे असम घाटी को अपने आगे उसमें भरना चाहती है अगला। और ये इंदस का पूरा चित्रण है अगला। जो बारिश की मारक क्षमता है या जो तापमान वृद्धि हो रही है वो कैसे कम हो, इस पर इन दोनों बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए अगला। ये इस प्रकार के जो अल्पाइन विंडो है, मतलब ग्लेशियर के बाद जो बुग्याल, हम स्थानीय बोली में बोलते हैं बुग्याल, इस प्रकार से चरागाह जो ऊपर 10,000 से फीट के ऊपर बारिश और बाढ़ के पानी को वो अपने में जब्त करता है, फिर धरती में समाहित करके धीरे धीरे। तो ये एक तरफ से जल टावर है, ये एक तरफ से बांध का जैसा काम करते हैं अगला। इसी प्रकार वहाँ की जो जैव विविधता है, वनस्पति है, एक इसके लिए हमारी वहाँ पर इनके संरक्षण के लिए पहले से बहुत ही समुन्नत मान्यताएं हैं, और लोग ये समझते थे कि इनका विनाश करेंगे तो उसका वहाँ की जल राशि पर, वहाँ के पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा अगला। ये ब्रह्म कमल है, पहला फेम कमल। तो इस प्रकार से अलग अलग बुग्यालों से अलग अलग बुग्यालों से जो जलधाराएं हैं वो उद्गमित होती है, और फिर अलकनंदा, भागीरथी, सरयू, गौरी, काली, धोली, जो जैसे मैंने बताया कि घाघरा में मिलती है, और इसी प्रकार नेपाल, हिमालय की भी छोटी छोटी नदियाँ उसमें होती है। तो आज यदि जंगल रहेगा, खेती बाड़ी रहेगी, और जहाँ जंगल में बारिश और बर्फ का पानी जब होता है अगला, तो फिर इस प्रकार के धारे, आज एक बहुत बड़ी समस्या देश और दुनिया के सामने गंगा को हम पवित्र कैसे करें। हमें बचपन में ये समझाया जाता था कि आप धारे पर जाएंगे तो जूते मत ले जाओ, यहाँ गंदे मत करो। आज भी हम इस प्रकार की जो देशज परंपरा है उसका पालन करते हैं, लेकिन आज की बड़ी पीढ़ी वहाँ बोर्ड भी लगा है कि यहाँ सफाई करो, फिर भी जूते लेकर के जाते हैं। तो जो पारंपरिक वो थे वो तो बहुत सोचते थे। तो इस प्रकार से गंगा जब हिमालय से नीचे आती है तो वो अभी भी बिल्कुल शांत स्वच्छ बह करके आती है आगे। ये जब ऋषिकेश से हरिद्वार के आगे बढ़ती है उतना नुकसान तो नहीं करती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1970 में अलकनंदा में बाढ़ आई थी, बद्रीनाथ से आने वाली 25 बसें उसमें बह गई थी, और उसके अलावा गंगा केनाल 10 किलोमीटर तक 3 मीटर ऊंचाई तक सिल्ट से भर गई थी। उस समय हम लोगों ने कहा कि ये सिल्ट कहाँ से आई, तो गांव के लोगों ने कहा कि जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ भूस्खलन हुआ, भूस्खलन हुआ, और वो मिट्टी जो है 300 किलोमीटर माने जोशीमठ और बद्रीनाथ से आगे गंगा नहर में गई है, गंगा नहर पट गई। हमने तब उस जमाने में डॉक्टर के.एल. राव सिंचाई राज्य मंत्री थे, उनसे कहा कि भाई ये बाढ़ जो है मानवकृत है या प्राकृतिक है। उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया ये तो मालूम नहीं, लेकिन जब दोबारा पेड़ काटे जाने लगे, हम गांव वालों के पास गए, 1970 से पहले पेड़ काटे गए और जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं थी, फिर से पेड़ काटे जाएंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा कि दोबारा बाढ़ आ सकती है। तो लोगों ने फिर कहा कि कैसे, क्योंकि हम लोग गांधी विचार से जुड़े हुए थे, और लोगों ने कहा कि पहले पेड़ काटना है तो पहले हमारे पीठ पर कुल्हाड़ी मारो। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते थे कि इसमें यदि हिंसा होगी तो जो विचार है, न पेड़ बचेगा और न हमारी नदियाँ बचेगी, न हम लोग बचेंगे। इसलिए ऐसा प्रतिकार का वो किया, सौम्य से सौम्यतर और सौम्यतम प्रतिकार, और उसके साथ साथ पेड़ लगाने का कार्य। तो आज यदि हिमालय में गड़बड़ी होती है तो इतने शहर जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं उनमें गड़बड़ी आ सकती है। अंत में मेरा एक निवेदन मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गंगा और हिमालय से निकलने वाली मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र को यदि हमको संरक्षित और उसका संवर्धन करना है तो एक उपाय तो ये है कि भारत, नेपाल, भूटान और चाइना, इन 4 देशों का एक मोर्चा बनना चाहिए। और ये मोर्चा जो है
वो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ बाढ़ को कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है, जिसमें कि अलग अलग जैसे क्योंकि यदि नेपाल के हिमालय में यदि पेड़ काटे जाते हैं तो वहाँ से मिट्टी बहेगी तो उसका दुष्परिणाम तो न केवल पूर्व सूचना के लिए अपितु पूर्व सूचना के अलावा जो नंगे वृक्षहीन इलाके हैं उसमें बारिश की मारक क्षमता को कम करने के लिए छोटी बड़ी वनस्पति इत्यादि लगाई जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने शराबबंदी के लिए लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम किया है, इसी प्रकार गंगा की अविरलता बनाए रखने की, क्योंकि उसके साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इसके लिए ऐसा लोक कार्यक्रम जो कुछ अच्छा है उसका विस्तार किया जाना चाहिए और उसके लिए एक लोक कार्यक्रम चाहे वो हरियाली लाने के लिए हो, चाहे मिट्टी, क्योंकि हरियाली एक तरफ से समझ लीजिए कि मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। पानी के जो परंपरागत स्रोत हैं, यदि बारिश और बर्फ के पानी को वो स्पंज करेंगे, वो जलधाराएँ बढ़ेंगी और उसका प्रभाव फिर गंगा पर भी पड़ेगा। गंगा में हमें जल तो जरूर चाहिए। जब आज गंगा की 3 समस्या है, स्वच्छता की, गंगा के पानी जितना है पहले तो उससे ज़्यादा बढ़ोतरी, नहीं तो जितना है उतना बना रहे, और तीसरा है जो बाढ़ कैसे कम हो। तो मुझे अपने ऊर्जावान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं ये आशा करता हूँ कि जैसे आपने शराबबंदी को लोक कार्यक्रम बनाने का अभियान चलाया है, इसी प्रकार गंगा और उसकी मिट्टी को और उसकी स्वच्छता के लिए भी अभियान आगे बढ़ाइए। तो इसी बात के साथ इस गौरवमय अवसर प्रदान करने के लिए मैं आयोजकों का और मुख्य रूप से डॉक्टर मुरलीधर सिंह जी का, राजेंद्र सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट वेस्टर्न ऑन टेलियो फॉक्सिंग ऑन फिलोसफी ऑफ फिजिक्स से साथ ही साथ स्कॉलर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन ऑथर, भारतीय विदुषी, पर्यावरण कार्यकर्ता एवं एंटी ग्लोबलाइजेशन की लेखिका, इंटरनेशनल फॉर्म्स Honorable Chief Minister Nitish Kumar ji, Honorable Water Resources Minister Rajiv Ranjan ji, dear Rajendra, Chandi Prasad ji, Bharat and Dr. Bandyopadhyay. First of all, gratitude that such an important discussion is being organized at this time. मैं तो गंगा की गोद में पली हूँ, गंगा के पहाड़ों में पैदा हुई हूँ, चिपको के ज़माने से वहाँ की बहनों के साथ जुड़ी हुई हूँ और 70s के दशक से अब तक जो बदलाव आया है और उससे हम क्या सीखे हैं उसके बारे में आपके साथ में थोड़ा शेयर करूँगी। 6 गहरे संकट हैं गंगा के अविरल बहने के। एक्चुअली मैं 7 संकट कह दूं क्योंकि एक है हम कैसे देखते हैं गंगा। मैं फिजिक्स, MSc ऑनर्स फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स में कर रही थी, पर मेरे को महसूस हुआ कि ये जो एक मैकेनिस्टिक रिडक्शनिज्म है ये बहुत कमज़ोर फिलॉसफी है और यहाँ नालंदा की ज़मीन से जो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक नॉलेज आई है उसी को क्वांटम थियोरी ने एक नॉन सेपरेबिलिटी के रूप में बढ़ाया है। हमारी प्राचीन ज्ञानों ने, आयुर्वेद ने और चीज़ों ने उसको रखा आगे और आज ज़रूरत है कि एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के द्वारा हम गंगा को देखें। बस ये इतना किलोवाट ऑफ एनर्जी नहीं है, इतना क्यूसेक ऑफ पानी नहीं है और इतना मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सिल्ट नहीं है। ये एक मैकेनिकल एंटिटी नहीं है, ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बेसिस है। इसीलिए हमने इतनी प्रेरणा ली और इतना देखभाल की सदियों से
मेरे बचपन तक गंगा में कहीं भी उतर के पानी पी लो, कहीं सिल्ट का ज्यादा संकट नहीं था। लॉगिंग जब शुरू हुई 70s में, तब चिपको की महिलाओं को आगे आके कहा कि ये जंगल तुम नहीं काटोगे, पहले हमें मारना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कैचमेंट के जंगल और गंगा के फ्लो का रिश्ता समझ था। फॉरेस्ट्री साइंस में उस जमाने में इतने क्यूबिक मीटर्स एंड स्क्वायर फुट ऑफ टिम्बर, बस यही सोचा जाता था फॉरेस्ट्री। अब कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, तब तक फॉरेस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्ट्री थी, कमर्शियल फॉरेस्ट्री थी। और मुझे याद है हम लोगों का एक स्लोगन होता था, ठेकेदारी प्रथा हटाओ। और ये जो एक एक्सट्रैक्टिव लॉजिक की सोच है, वो मैकेनिस्टिक सोच है, क्योंकि जब आप कुछ मैकेनिस्टिक रूप में सोचोगे तभी तो खींच सकते हो उससे कुछ। और एक ठेकेदारी प्रथा गंगा के आसपास बहुत जबरदस्ती से बढ़ रही है आजकल। कोई सोचता है इसको ट्रांसपोर्ट बना लो, ठेके मिलेंगे, कोई सोचता है डैम बना लो, ठेके मिलेंगे। पर हम तो काम करते हैं पूरे गढ़वाल में। जब पिछली बार मैं गई, उत्तराखंड के डिजास्टर 2013 में हुआ था, और अभी जब हम गए, होटल के होटल उस घाटी में गिरा, घाटी में खड़े हो गए। तो लोगों की तो इतनी बर्बादी हो गई, इतना पैसा कहाँ से आया? सब होटल वालों ने बताया गंगा एक्शन प्लान का पैसा पहुंच रहा है होटल बनाने के लिए रिश्तेदारों के पास, पार्टी वालों के पास। तो पहला ये अप्रोच है, इसमें दिक्कत है। साइंटिफिकली हमें इकोलॉजिकल होना होगा और अपनी सिविलाइजेशनल फिलॉसफी को जिंदा करना पड़ेगा, तब गंगा जिंदा रहेगी और अविरल बहेगी। दूसरा है क्लाइमेट चेंज का भयंकर प्रभाव, क्योंकि गंगा की अविरलता दो चीजों से जुड़ी हुई है। पहले हम लोग एक मॉनसून क्लाइमेट के हैं, तो 4 महीने में जबरदस्त बारिश आती है, फिर नहीं आती। बाकी टाइम बारिश का पानी संरक्षण होता है जंगलों से, प्लेन्स में संरक्षण होता है ठीक खेती से। जो मोनोकल्चर की केमिकल फार्मिंग की खेती है, वो तो एक इरोजन की रेसिपी है। और हमारी तो इतनी रिसर्च है जिसमें हम कितना कैलकुलेट किया है कि पर एकड़ कितना इरोजन हो रहा है केमिकल फार्मिंग की वजह से। क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर वापस देते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर वापस आता है तो एग्रीगेट बनते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म मिट्टी को जीवन देते हैं, और वो ही स्पंज के रूप में फिर काम करता है। 0.5% ऑर्गेनिक मैटर से 80,000 लीटर पानी 1 हेक्टेयर में संरक्षण होता है। और अगर वो संरक्षण नहीं हुआ पहाड़ के जंगलों में और जमीन की मिट्टी में, तो वो पानी फ्लड के रूप में बढ़ के आएगा नॉन मॉनसून सीजन में और मॉनसून सीजन में, और बाकी टाइम सूखा रहेगा। दूसरा है, हम लोग का बाकी टाइम बर्फ से पानी काफी आता है। चंडी प्रसाद जी ने भी मेंशन किया, जो मैंने पेपर तैयार किया है उसमें मैंने बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज के 2 भाग हैं, एक तो प्रेसिपिटेशन बदल रहा है, स्नो कम आ रही है, और दूसरा जो आ रही है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल्दी मेल्ट हो रही है। तो 2009 में कोपेनहेगन में क्लाइमेट समिट था। उसके पहले हमने पूरे हिमालय का अध्ययन किया, सारे ग्लेशियोलॉजिस्ट हमारे साथ काम किए, गांव के लोगों ने भी काम किया कि 25 मीटर वाला ग्लेशियर अब 2 इंच का ग्लेशियर बचा है। सारे ग्लेशियोलॉजिस्ट की स्टडीज ने दिखाया कि ग्लेशियर रिसीड हो रहे हैं, पर उसके 1 महीने पहले लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं होनी चाहिए। क्लाइमेट का सीरियसनेस हमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और वो ही साइंटिस्ट जिनने 2 महीने पहले टेक्निकल पेपर तैयार किया था कि ये ग्लेशियर और ये ग्लेशियर और ये ग्लेशियर रिसीड हो रहा है, वो कहने लगे ग्लेशियर रिसीड नहीं हो रहे, और 6 करोड़ पैसा डाला गया इसको कहने को कि ग्लेशियर रिसीड नहीं हो रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं बढ़ भी रहे हैं। आज मैं ढूंढ रही थी अखबार में है कि SNOUT लीडरशिप एट द इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक
इकोलॉजिकल लेवल लीजिए, हम साथ करेंगे। जितना काम, जितनी सेवा हो सकती है हम सब मिलके करेंगे। बहुत लोग हैं देश में इस काम के लिए तैयार। दूसरा बहुत बड़ा संकट है, वो संकट है कि पहाड़ों में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सिर्फ तैयार करने का डेवलपमेंट है, जंगल कटान रुका। पर हर बार जब एक नई सड़क बन जाती है, और आजकल जो हमारे साथी लोग सिलिकॉन वैली, बेंगलोर में काम करते हैं, हैदराबाद में काम करते हैं, इतने बोर होते हैं अपने काम से। कमाते तो 5-5 लाख महीने का है, तब कोई तो 1-1 करोड़ महीने का भी कमा ले, पर फिर इतने बोर होते हैं कि भागते हैं हिमालय की तरफ, एक राफ्टिंग वीकेंड के लिए या एक ट्रेकिंग वीकेंड के लिए। और आपको उड़ता बिहार नहीं बनाना है जैसे उड़ता पंजाब बन गया है बेचारा। 75% यूथ एडिक्टेड, उस टाइम तो हुआ ही था आतंक जो हुआ। रिवर्स आर डेड, 10 साल में पानी नहीं बचेगा। 5 नदियों का प्रदेश, पानी नहीं बचेगा। सॉइल्स आर डेड, एक कैंसर ट्रेन जाती है पंजाब से, भटिंडा से बीकानेर, क्योंकि इतना कैंसर फैल गया है। तो ये इंटेंसिव इरिगेशन से हमारा पैदावार नहीं बढ़ रहा है, मिट्टी खत्म हो रही है, छोटा किसान उधर गुजर रहा है, और मिट्टी की जो जल संरक्षण है वो खत्म हो रहा है। और इसके लिए जो डाइवर्जन हो रहे हैं, गंगा कनाल तो बहुत पहले बनी थी, पर एक और गंगा कनाल विश्व बैंक ने बनवाई। अगर आप ऋषिकेश में देख लीजिए, उस बराज के नीचे गंगा सूखी, तो वहीं से अविरलता खत्म हो रही है। और ऊपर जाओ तो कितने डैम है, मेरे ख्याल से भारत जरूर इसके बारे में बताएंगे। पूरे स्ट्रेचेस हैं डैम पे, 500 डैम बनाना चाहते हैं। हिमांशु बैठे हैं यहाँ, ये भी आप लोगों को बताएंगे कितने स्ट्रेचेस हैं जब गंगा दिखती ही नहीं। तो अविरलता का मतलब कि गंगा का बहने का हक, हम तो वसुधैव कुटुंब की संस्कृति है, जो हम मानते हैं कि प्रकृति के हक ही नहीं है, वो तो माँ है, उसके हक पहले। हमने नदियों को माँ माना है तो उनके हक हैं, पर उनके हक समझने के लिए हमें उनका इंटेग्रिटी समझना पड़ेगा। कैसे? क्लाइमेट, प्रेसिपिटेशन, जंगल, कैचमेंट, सॉइल से जुड़ के समुद्र तक। क्योंकि कुछ इंजीनियर तो मानते हैं कि एक भी बूंद पानी गया समुद्र में तो इट्स अ वेस्टेड वाटर। But the hydrological cycle is the cycle of life. राजेंद्र हमने बहुत काम किया था, क्योंकि ये न्यूलिबरल फिलॉसफी के द्वारा सब कुछ बिका हुआ है। हमारा मिट्टी बिका हुआ है, जमीन बिकाए हैं, इसलिए इतने लैंड ग्रैब के खिलाफ इतने मूवमेंट्स हुए हैं। सोचा था वहां गंगा भी बिका हुआ है, एक स्वेज कंपनी को बेच दिया था, और वो प्राइवेटाइज करके दिल्ली में बेचने वाली थी। हम लोग हर की पौड़ी बैठे थे, हम लोग मुरादनगर में जहाँ से कर रहे थे। पर हर डाइवर्जन, चाहे वो इरिगेशन का डाइवर्जन हो, चाहे इस तरह के पानी के वॉल्यूम्स का डाइवर्जन हो, वो अविरलता पे असर करता है। हमने उस टाइम टेहरी के